सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम अध्याय 8 चैप्टर 8 अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट्स देख रहे हैं। ट्रेसेबिलिटी, अगर कुछ होता है जैसे मान लीजिए कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, तो शॉर्ट सर्किट कहां से हुआ है, कहां से उसका उद्गम है, स्रोत है या स्टार्टिंग है, उसको पता करना हम ट्रेसेबिलिटी कहते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ट्रेसेबिलिटी का मतलब यह होता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अलग अलग फेजेस होते हैं। हर एक फेज जो होगा या हर एक डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में हर एक पॉइंट पे, माइलस्टोन्स पे आपको अलग अलग वर्क प्रोडक्ट यानी कि डॉक्यूमेंट मिलेंगे, सोर्स कोड मिलेगा या कुछ कार्ड्स मिल सकते हैं, और तमाम चीजें जो इसके साथ आती हैं उसको हम वर्क प्रोडक्ट कहेंगे। ट्रेसेबिलिटी का मतलब यह है कि जो वर्क प्रोडक्ट है उनके बीच में लिंक, जैसे आपने रिक्वायरमेंट ली, रिक्वायरमेंट मान लीजिए 1 से लेकर आपके पास 50 रिक्वायरमेंट है। अब टेस्ट केसेस है, टेस्ट केसेस भी आपके वर्क प्रोडक्ट में आते हैं। तो क्या 1 से 50 तक आपके पास टेस्ट केसेस इसके साथ लिंक कर सकते हैं? यानी ऐसा टेस्ट केस जो इस रिक्वायरमेंट के लिए बनाया गया हो, ऐसा टेस्ट केस जो इस रिक्वायरमेंट के लिए बनाया गया हो, इसी को हम ट्रेसेबिलिटी कहते हैं। और अगर हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में दिखा दें, जो कि आप यहां भी फिगर में भी देख रहे हैं कि यहां पर आप अपना एक वर्क प्रोडक्ट लिखें या दूसरा वर्क प्रोडक्ट लिखें, जैसे यहां पर आप कवरेज देख रहे हैं या टेस्ट केसेस देख रहे हैं, यहीं पे आप इसको रिक्वायरमेंट कर दें और टेस्ट केसेस कर दें, तो ये वाला एग्जांपल हो जाएगा। तो ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि रिक्वायरमेंट और बाकी जितने भी वर्क प्रोडक्ट हैं, जैसे टेस्ट केसेस बताया मैंने आपको, या डॉक्यूमेंट ले लीजिए, या तमाम चीजें जो वर्क प्रोडक्ट में आती है, उनके बीच में जो एक मैट्रिक्स या रिलेशनशिप है, उसी को हम, मैट्रिक्स मतलब होता है रो और कॉलम। इससे क्या होता है कि यहां की चीज और यहां की चीज, इसके बीच में रिलेशनशिप क्या होगी, ये वाली, ये पता चल जाती है। तो रो, यहां पर हम नेम्स, कॉलम्स, वर्क प्रोडक्ट, मतलब यहां पर क्या करेंगे, अगर हम ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स देखना चाहते हैं तो हम रोज में क्या लिखेंगे, रिक्वायरमेंट के नाम। तो यहां पर लीजिए, ये रिक्वायरमेंट 1 है, ये रिक्वायरमेंट 2 है, ये रिक्वायरमेंट 3 है। और कॉलम में क्या लिखेंगे, कोई भी वर्क प्रोडक्ट होता है, जैसे डिजाइन एलिमेंट हो सकता है, टेस्ट केसेस हो सकते हैं, क्योंकि हम टेस्ट केसेस के बारे में बात कर चुके हैं तो ऐसे लिख देते हैं। ये टेस्ट केस 1 हो गया, ये टेस्ट केस 2 हो गया, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो इस रिक्वायरमेंट के लिए टेस्ट केस, ये इसकी ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स में आपको लिंकिंग मिल गई। R3 के लिए जो टेस्ट केस लिखा वो आपने, वो यहां मिल गई। तो मैट्रिक्स सेल ये बताता है लिंक, मतलब ये एक सेल जो होता है ना, ये पूरा एक सेल है, ये आपको बताएगा कि इस टेस्ट केस और इस रिक्वायरमेंट के बीच में लिंक क्या है, कि इस रिक्वायरमेंट के लिए ये टेस्ट केस किया गया है। तो ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स का काम ये होता है, या फिर ये इंश्योर करती है, पक्का करती है कि सारे वर्क प्रोडक्ट्स सारे रिक्वायरमेंट के लिए बना दिए गए हैं। यानी कि हर एक के लिए, हर एक रिक्वायरमेंट के लिए आपने डिजाइन तैयार किया है, हर एक रिक्वायरमेंट के लिए आपने टेस्ट केसेस तैयार किए हैं और तमाम वर्क प्रोडक्ट तैयार किए हैं। इलिसिटिंग रिक्वायरमेंट्स, इलिसिटिंग का मतलब यह होता है कि रिक्वायरमेंट को और रिफाइन करना, बढ़ाना और इसको निकलवाना। बेसिकली इसका मतलब, इलिसिटिंग का मतलब होता है कि बेसिकली इसको मैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग भी कहूंगा। तो रिक्वायरमेंट सिलिटेशन का मतलब यह होता है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग दोनों एक ही टर्म है। मतलब यहां पर क्या होता है कि हम रिक्वायरमेंट के साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग, इलैबोरेशन, निगोशिएशन और स्पेसिफिकेशन, ये सब जोड़ते हैं। यानी यहां पहले हम जब रिक्वायरमेंट समझते हैं तो प्रॉब्लम समझने की कोशिश करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करना कैसे है, फिर हम आपस में इसको बढ़ाएंगे थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा इसको स्ट्रेच करना पड़ता है, एक्सपैंड करना पड़ता है, रिफाइन करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है। फिर आप निगोशिएट करेंगे कि भाई ये टाइम है, ये कॉस्ट है, ये बजट है, इसके अंदर होना चाहिए, आप इतना रिक्वायरमेंट लीजिए, हम इतने समय में करके देंगे। और फाइनली एक स्पेसिफिकेशन तैयार करने की कोशिश की जाती है, जिसमें यूजर यानी कि जो स्टेक होल्डर है और जो सॉफ्टवेयर टीम है, वो दोनों एग्रीमेंट में आते हैं। कोलैबोरेटिव यानी कि साथ काम करना। अब जब हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, साथ काम किसके कर रहे हैं आप स्टेक होल्डर्स के साथ काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर टीम। तो अगर हमको कोलैबोरेशन बढ़ाना है तो यहां पर हमको टीम ओरिएंटेड अप्रोच चाहिए रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए, या कहेंगे रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन के लिए। तो आपको स्टेक होल्डर के साथ काम करना पड़ेगा। तो क्या होगा, यहां पर सॉफ्टवेयर टीम
और जो स्टेक होल्डर्स हैं वो मिल के काम करेंगे ताकि प्रॉब्लम को हम पहले समझ सके, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सके और अलग अलग पॉइंट पे हम आपस में बात करके कोई निष्कर्ष निकाल सके, यानी कि निगोशिएट कर सके। और फिर उसके बाद हम कोशिश करें कि एक ऐसा सेट निकल जाए कि भाई ये है रिक्वायरमेंट, या ये कहेंगे सोल्यूशन रिक्वायरमेंट, क्योंकि प्रॉब्लम का ही तो सोल्यूशन हो रहा है कि अगर हम ये रिक्वायरमेंट बनाएंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। कोलैबोरेटिव रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग। कोलैबोरेटिव का मतलब ये होता है कि साथ मिलके काम करना। रिक्वायरमेंट गैदरिंग यानी कि रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन का मतलब ये है कि साथ मिलके जरूरतों का पता करना। तो गाइडलाइंस क्या है? इसके लिए कुछ नियम, कानून, कायदे बताए गए हैं कोलैबोरेटिव रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए, कि मिलजुल के, क्योंकि जिनकी प्रॉब्लम है जो सॉल्व करने वाले वो मिलके काम करें। तो मीटिंग्स होती हैं, आप रियल आपस में बैठ सकते हैं, जैसे आजकल जूम कॉल हो गया, गूगल टीम हो गई, इन सब पे मीटिंग होती है। तो इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी होंगे, यानी कि सॉफ्टवेयर टीम भी होगी, और साथ में स्टेक होल्डर्स भी होंगे, यानी जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी न किसी तरीके से जुड़े होंगे सॉफ्टवेयर के साथ या प्रोडक्ट के साथ या सिस्टम के साथ। अब इसमें क्या होगा कि आपको पहले ही तैयार करना पड़ेगा कि कैसे हम रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे। उसके लिए एक खाका तैयार करना पड़ेगा, एजेंडा तैयार करना पड़ेगा। तो इस एजेंडे में वो सारे पॉइंट होने चाहिए जो जिस पे बातचीत होगी। लेकिन अब एजेंडा आपने तैयार कर दिया कि इस पे बातचीत होने वाली है, ऐसा नहीं कि इसी पे बात होगी। थोड़ा सा आइडियाज को फ्री फ्लो छोड़ेंगे, यानी कि बातचीत जो होगी वो इनफॉर्मल रखेंगे, ऐसे कि सब लोग अपनी बात कह पाए और वो सारी बातों को समझा जा पाए। एक फैसिलिटेटर होना जरूरी है, बगैर फैसिलिटेटर का काम नहीं चलेगा। अगर मान लीजिए ये मीटिंग हो रही है और कुछ लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो एक आदमी, वो कौन हो सकता है? वो ये कस्टमर भी हो सकता है, ये कोई डेवलपर भी हो सकता है, कोई बाहर का भी आदमी बुला सकते हैं आप। वो मीटिंग को कंट्रोल करेगा, यानी कि कोई ऐसी बात इधर उधर जा रही है या कोई कॉन्फ्लिक्ट वाली बात आ रही है या आप मुद्दे से भटक रहे हैं, तो फैसिलिटेटर ये इसकी मदद करेगा। डेफिनेशन मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि जब आप कभी कभी कोई चीज समझाना चाहते हैं तो वो अच्छे समझाने के लिए आप वर्कशीट दिखा सकते हैं, कोई आप फ्लिप चार्ट दिखा सकते हैं, वॉल पे स्टिकर दिखा सकते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड दिखा सकते हैं, चैट रूम पे बातचीत हो सकती है, ये वर्चुअल फोरम हो सकता है, वहां उसका फायदा ले सकते हैं। तो बेसिकली डेफिनेशन मैकेनिज्म का मतलब ये है कि किसी भी चीज की परिभाषा को समझाने का, बताने का तरीका, तो इसका उपयोग किया जा सकता है। देखिए, ये सब जो चीज हो रही है ना, इसका मेन मुद्दा क्या है? जो हमारा लक्ष्य है, जो गोल है, वो ये है कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और सॉफ्टवेयर जो टीम है, साथ में जो स्टेक होल्डर्स है, वो प्रॉब्लम को समझ पाए। उसके बाद उन प्रॉब्लम को समझने के बाद कई मुद्दों पे वो आपस में बातचीत करें, निगोशिएट करें, क्योंकि दोनों पार्टीज इन्वॉल्व है, और कोशिश ये करें कि हमारे पास रिक्वायरमेंट आ जाए, जिसको हम शुरुआती दौर पे प्रिलिमिनरी सेट ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। रिक्वायरमेंट यानी प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट, जो अभी जिसको और क्लीन होना है, जो और अच्छे से बननी है, वो हम तैयार कर पाए। इसी कोलैबोरेटिव रिक्वायरमेंट गैदरिंग में मीटिंग से पहले एक प्रोडक्ट रिक्वेस्ट को जनरेट किया जाता है। यानी होता यह है कि ये प्रोडक्ट बनना है या ये चीज होनी है, इसमें 1 या 2 पेज का आप एक प्रोडक्ट रिक्वेस्ट कहते हैं इसको, इंसेप्शन के समय, शुरुआती दौर में। उसके बाद क्या होता है कि मीटिंग कहां होनी है, किस जगह होनी है, किस समय होते हैं, उसके बाद कौन इसको लीड करेगा, कौन चेयर करेगा मीटिंग को, और फिर उसके बाद जितने भी टीम के मेंबर हैं, सॉफ्टवेयर टीम के, और जितने भी शेयर होल्डर्स हैं या स्टेक होल्डर्स हैं, उनको आप इनवाइट करेंगे। उससे पहले आप प्रोडक्ट रिक्वेस्ट दे चुके होंगे। तो प्रोडक्ट रिक्वेस्ट जैसी आप देंगे सारे अटेंडीज को, क्योंकि मीटिंग डेट से पहले देना जरूरी है, अदरवाइज वो तैयार होकर कैसे आएंगे, उनको भी तो आइडिया होना चाहिए क्या बातचीत होने वाली है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मैं पैसेज बताता हूं, यानी जो मैंने आपको कहा ना कि भाई प्रोडक्ट रिक्वेस्ट आप जनरेट करेंगे। आप बोलेंगे प्रोडक्ट रिक्वेस्ट जनरेट कैसे करते हैं, लिखते कैसे, तो मैं इसका एक छोटा सा पार्ट दिखाता हूं। अब एक घर में चोरी ना हो जाए, घर में कोई डकैती ना हो जाए, इसके लिए कोई सेफ होम प्रोजेक्ट है। ऐसा सेफ होम प्रोजेक्ट है जिसमें हम बहुत सारी चीजें, चाहे वो सेंसर के तहत हो, चाहे वो अलार्म के तहत हो, वो हम लगा सकते हैं, ताकि बाहर का आदमी यहां आके अपने घर में कोई नुकसान ना कर सके, कोई चोरी फरेब ना कर सके। तो उसके लिए एक सेफ होम प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूं। तो उसके लिए प्रोडक्ट रिक्वेस्ट कैसे बनने वाला है? एक मार्केटिंग वाला आदमी वो लिख रहा है एक प्रोडक्ट रिक्वेस्ट, तो उसको समझिए कि उसने कैसे लिखा है। उसने ये बताया है कि हमारा जो रिसर्च है ये बताता है कि जो होम मैनेजमेंट सिस्टम है,
वो 40% की दर से प्रति साल हर साल बढ़ रहा है। तो जो सेफ होम है, ये प्रोजेक्ट का नाम, या ये कहें कि प्रोजेक्ट का यही एक नामकरण कर दिया गया है। और ये हम लाना चाहते हैं ताकि हम घर में जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसके अलावा सिक्योरिटी भी डाल सके, सुरक्षा भी प्रदान कर सके। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो अलार्म सिस्टम, जो सेफ जो होम मैनेजमेंट सिस्टम है, उससे वो ऑलरेडी वाबस्ता है, वो ऑलरेडी जानते हैं कि अलार्म सिस्टम काम कैसे करता है। तो इससे ये होगा कि जो होम सिक्योरिटी फंक्शन है, जो सेफ होम की हम बात कर रहे हैं, उससे ये होगा कि हम लोगों को घर को, खासतौर पे वल्नरेबल जैसे बच्चे और औरतें, उनको हम बचा सकेंगे। किन लोगों से? जैसे कोई इलीगल एंट्री करता है, कोई आग लग जाती है तो आग जो फायर सेंसर है, कोई पानी एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, फ्लडिंग हो सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बहुत बढ़ जाए क्योंकि लोग सोते सोते मर जाएंगे। ऐसे तमाम तरह की चीजें हैं जो इस सेफ होम, ये इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि आगे के बहुत सारे एग्जाम्पल मैं इसी पे ही डिस्कस करूंगा। तो सेफ होम नामक हम एक सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो ये क्या करेगा कि सेंसर यूज करेगा। मान लीजिए यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड का एक सेंसर है, यहां पर आपका एक मोशन सेंसर है। तो क्या होगा कि जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा, ये सेंसर एक्टिवेट हो जाएगा। जैसी ये जो मोशन सेंसर देखेगा किसी को मूव करते हुए और आप मूव नहीं कर रहे, कोई और मूव कर रहा है या कोई भी मूव कर रहा है, ये सेंसर एक्टिवेट हो जाएगा, टू 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 करने लगेगा। तो अब यहां पर क्या है कि हम इस तरीके से बनाएंगे कि जो घर का मालिक है, गृह स्वामी जिसे हम कहते हैं, होम ओनर, वो इसको प्रोग्राम कर सके। और अगर बाय चांस ऐसा कुछ होता है, इस तरीके से प्रोग्रामिंग करें कि ऐसा कुछ होता है तो वो सीधा जाके फोन कर दे। जैसे 100 नंबर हमारे हिंदुस्तान में होता है, ऐसे ही अमेरिका में 911 होता है, वो सीधा डायल कर दे और कुछ ही समय में जो भी अथॉरिटीज हैं वो एक्शन ले और फटाफट आपके घर पे आ जाए कि आगे का कोई नुकसान ना हो पाए। तो आप देखिएगा कि ये एक रिक्वायरमेंट गैदरिंग की मीटिंग है, यहां पर बातचीत चल रही है। तो बहुत एक मीटिंग रूम में लोग बैठे हैं, बहुत सिंपल मीटिंग है। ये पहला रिक्वायरमेंट गैदरिंग मीटिंग है कि किसी तरीके से रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन कर सकें या रिक्वायरमेंट गैदर कर सकें। तो इसमें कौन कौन से प्लेयर है मैं दिखा देता हूं। सबसे पहले साहब ये जो है, इनका नाम है जेमी लेजर और ये सॉफ्टवेयर के टीम मेंबर है। मतलब ये टीएम लिख देता हूं ताकि टीम मेंबर बता सकूं आपको। उसके बाद क्या होगा, ये जो विनोद रमन है, ये साहब जो है, इनका नाम है विनोद रमन और ये भी सॉफ्टवेयर टीम मेंबर है। यहां पर है आपके एड रॉबिन साहब, ये भी टीम मेंबर है, इनका नाम लिख देते हैं एड रॉबिन। उसके बाद आपका डग मिलर साहब है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर है। और उसके बाद 3 और मेंबर है मार्केटिंग के, एक प्रोडक्ट इंजीनियर भी रिप्रेजेंटेटिव है, एक फैसिलिटेटर भी है, जो कि होने चाहिए, फैसिलिटेटर होना चाहिए। तो ये मीटिंग चल रही है। कॉन्वर्सेशन का मतलब ये हुआ कि जो फैसिलिटेटर साहब है वो बताते हैं कि जो करंट लिस्ट है जो ऑब्जेक्ट की है सर्विसेज की, वो ये है। मतलब वो अपनी एक लिस्ट दिखाते हैं व्हाइट बोर्ड पे कि ये है। अब मैंने एक बात बताया कि 3 लोग मार्केटिंग के भी है। मार्केटिंग के लोग बोलते हैं कि हाँ, ये जो लिस्ट है हमारे हिसाब से पूरी है। अब विनोद साहब, जैसे मैंने बताया आपको, ये जो है वो ये कहते हैं कि डिडंट समवन मेंशन दैट दे वांटेड ऑल सेफ होम फंक्शनैलिटी टू बी एक्सेसिबल वाया द इंटरनेट। क्या आपको किसी ने बताया या फिर समझाया ये सब चीजें इंटरनेट के द्वारा होनी चाहिए, है ना? होम सिक्योरिटी फंक्शन इंटरनेट। तो मार्केटिंग वाला क्या कहता है, जो मार्केटिंग वाला बंदा है वो कहता है हाँ हाँ बिल्कुल सही है, हमको ये फंक्शनैलिटी डालनी पड़ेगी और उसी के हिसाब से हमको ऑब्जेक्ट भी इसमें जोड़ने पड़ेंगे। तो ये जो फैसिलिटेटर साहब है ये कहते हैं कि क्या इससे कुछ रुकावट होगी, कोई कंस्ट्रेंट जोड़ने पड़ेंगे। तो जेमी साहब जो है वो ये कहते हैं, ये वाले ये कहते हैं कि यस, टेक्निकल तो होगा, लीगल भी डालना पड़ेगा आपको। तो जो प्रोडक्शन रिप्रेजेंटेटिव है वो साहब बोलते हैं इसको, इसका मतलब क्या है। तो जेमी कहते हैं यहां पर कि हम क्या करेंगे कि कोई ऐसा आदमी, क्योंकि इंटरनेट की बात कर रहे हैं, तो बाहर से इस सिस्टम को, ये सिस्टम जो हम लगाएंगे हर घर में, उसको हैक ना कर सके, डिसार्म ना कर सके, आके चोरी ना कर सके। अगर ऐसा कर दिया तो भाई हमारा नुकसान हो जाएगा, हमको लोग सू कर देंगे, हमारे ऊपर केस कर देंगे। तो डग साहब बोलते हैं कि भाई बिल्कुल सही है, लेकिन हमको करना तो है, तो हम क्या करेंगे, किस तरीके से कहेंगे। तो फैसिलिटेटर साहब कहते हैं कि ये जब आपस में बातचीत चले लगती, कैसे करेंगे यार, ये होगा कैसे, हमको लीगल बैटल में ना चले जाए। तो फैसिलिटेटर साहब का काम यही, वो इंटरप्ट करते हैं
कि इस इशू पे हम अभी डिबेट नहीं करते, इस पे बात नहीं करते हैं, इसको हम आगे बढ़ाएंगे, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एक डग साहब है जो रिकॉर्डर का काम कर रहे होंगे, वो इसको नोट कर लेते हैं और देखते हैं कि भाई आगे कैसे इस पे बात होगी, तो इसको नोटिंग कर लेते हैं। फैसिलिटेटर कहते हैं कि अभी और इसके अलावा बातचीत का हमको नहीं लग रहा है, तो हम आगे इसमें और बात करेंगे। तो अब 20 मिनट ये लगाते हैं पूरा ग्रुप की 20 मिनट तक। अब इसको रिफाइन किया जाए जो हमने अभी डिस्कस किया है, और जितने भी होम ये जो लिस्ट में फंक्शंस है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में इसको इस पे बातचीत की जाए या इस पे निष्कर्ष निकाला जाए। तो कोलैबोरेटिव रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग का अभी जो आपने एग्जांपल देखा किस तरीके से ये एक्चुअल में होती है, तो जब ये होता है कि हम जो प्रोडक्ट रिक्वेस्ट जनरेट की गई, हमने 1-2 पेज में बनाया, मीटिंग के पहले हमारा एक प्रोडक्ट रिक्वेस्ट हमने जनरेट किया। हर एक अटेंडी जो जो इस मीटिंग में आएगा, उनको हम बोलेंगे कि आप एक काम करिए, एक लिस्ट बनाइए, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हम इन्हें कहते हैं, ठीक है, कि भाई आपको जो लगता है कि ये सिस्टम किस एनवायरनमेंट में काम करना चाहता है या करेगा, किस वातावरण में काम करेगा, कौन से ऑब्जेक्ट ये पैदा करेगा, कौन से सिस्टम यूज करेगा, यानी कि कौन कौन सी चीजें इसमें यूज होने वाली है, कौन कौन सी चीज बाहर वाले यूज करेंगे। तो अटेंडी क्या करते हैं, इनको एक और चीज बोला जाता है, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, एक और चीज बोली जाती है कि काम करिए आप लिस्ट ऑफ सर्विसेज करिए, यानी कि कौन कौन से एक्शन करने वाला है आपका, जो आपके हिसाब से ये जो सिक्योरिटी सिस्टम है, सेफ होम सिस्टम है, ये कौन कौन से प्रोसेसेस करेगा और फंक्शन करेगा और इन ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट करेगा या इंटरैक्ट करेगा। फिर उसके बाद लिस्ट ऑफ कंस्ट्रेंट्स तैयार किए जाते हैं, उनसे कहा हो जाता है कि भाई आप लिस्ट ऑफ कंस्ट्रेंट तैयार करिए। इसका मतलब है कॉस्ट के हिसाब से, साइज के हिसाब से, बिजनेस रूल भी तो कहीं होंगे, जैसे भी हमने देखा कोई लीगल बैटल में ना चले जाए, और कितना एक्यूरेट आप चाहते हैं, क्या जो एक्यूरेसी चाहते हैं, क्या स्पीड चाहते हैं, ये दोनों आ जाएंगे आपके परफॉर्मेंस क्राइटेरिया में। तो क्या क्या चीज आपने कही, आपने कहा कि देखिए ऐसा है, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट बनाइए और उसके बाद लिस्ट ऑफ सर्विसेज बनाइए और लिस्ट ऑफ कंस्ट्रेंट्स बनाइए, ये आपने उनको बोल दिया। उसके बाद क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट सेफ होम में बताए गए, मतलब सब लोगों ने जो बताए गए हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कोई लिखना चाहे तो क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें क्या क्या हो सकता है कि ये कंट्रोल पैनल हो सकता है, एक सेंसर होगा जो स्मोक डिटेक्ट करेगा, तो स्मोक डिटेक्टर्स हो सकते हैं। अब जो दरवाजे खिड़कियां जिसमें लगाया जाएगा, विंडो या फिर डोर, वो सेंसर्स हो सकते हैं। मोशन डिटेक्टर्स हो सकते हैं, एक अलार्म होगा और साथ में इवेंट होगा, ऐसा इवेंट जो इस अलार्म को एक्टिवेट करे। एक डिस्प्ले हो सकता है इस तरीके का, या इसके साथ एक पीसी कनेक्ट हो सकता है। आजकल तो हम मोबाइल पे भी देख लेते हैं कौन कौन से टेलीफोन नंबर होंगे जिसपे कॉल करेगा, टेलीफोन कॉल ये भी एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। इस तरीके से ऑब्जेक्ट डिसाइड किए जाएंगे। तो इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को आप लिखिए, सबसे ये कहा जाएगा। लिस्ट ऑफ सर्विसेज में क्या क्या आएगा कि भाई आपको सिस्टम को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, तो कॉन्फ़िगरिंग अ सिस्टम हो गया। अलार्म को सेट करना पड़ेगा, तो सेटिंग अलार्म हो गया। सेंसर को मॉनिटर करना पड़ेगा, तो मॉनिटरिंग अ सेंसर हो गया। फोन को डायल करना है तो डायलिंग अ फोन हो गया। प्रोग्रामिंग, कंट्रोल पैनल को आपको प्रोग्रामिंग करना है तो कंट्रोल पैनल प्रोग्रामिंग हो गई। अब आपको डिस्प्ले से रीड भी करना है, क्योंकि सर्विसेज हमेशा काम करती है ऑब्जेक्ट्स पे, ध्यान रखिएगा। सर्विसेज फंक्शंस है, फंक्शन ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो रीडिंग द डिस्प्ले, तो रीडिंग ऑफ डिस्प्ले ये हो गया। तो ये क्या हो गए, सारे सर्विसेज हो गए। तो आप ऑब्जेक्ट समझ गए क्या क्या बन रहे हैं इसमें होम सिक्योरिटी सॉल्यूशन में, और आप ये भी सब समझ गए कि सर्विसेज क्या होंगी। अब थोड़ा देखें कंस्ट्रेंट्स क्या है। कंस्ट्रेंट्स, इसमें कंस्ट्रेंट्स भी तो लिखने हैं, 3 चीजें मैंने बताई आपको, अब कंस्ट्रेंट भी आने। ये लिस्ट ऑफ कंस्ट्रेंट्स है, ऑब्जेक्ट, सर्विसेज, कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट में क्या होगा कि सिस्टम को ये तो पता होना चाहिए कि सेंसर कब काम नहीं कर रहा है। हो सकता है कोई सेंसर आपने लगाया है वो खराब हो जाए, ये भी तो पता चले। ये बड़ा यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, और अपने आप फोन लाइन पे कॉल ना कर दे। अगर 911 पे गलत तरीके से आप कॉल करेंगे तो आपको जुर्माना लग सकता है, यहां तक कि जेल भी हो सकती है। तो ये नहीं होना चाहिए। परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, इसमें मैंने जैसे बताया अभी आपका 2 चीजें हमने बताई, जो स्पीड है, एक्यूरेसी है। इस तरीके से ये है कि सेंसर फटाफट रिकॉग्नाइज करेंगे कि 1 सेकंड हो या 30 मिली सेकंड हो या 1 मिनट हो, ये तो बताना पड़ेगा ना। और कौन सी चीज ज्यादा प्रायोरिटी में है वो चीज बतानी पड़ेगी। कौन सा सेंसर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, पहला किस चीज के बारे में आप लिखेंगे वो आप कंस्ट्रेंट्स में डाल देंगे। तो ये तीनों चीजें आप तैयार करने के लिए बोलेंगे। अब जैसे ही ये लिस्ट हर एक आदमी ने आप दे दी, मतलब लिस्ट, ये एक लिस्ट हो गई,
एक साहब ने एक अटेंडी ने किया, जिसने मीटिंग अटेंड की थी, एक साहब की हो गई, दूसरी लिस्ट दूसरे साहब की हो गई। ठीक है साहब। तो अब क्या होगा कि इनको क्या करेंगे, हम कंबाइन करेंगे, इनको जोड़ देंगे। अब जो इन्होंने और इन्होंने लिखा होगा दोनों एक जैसी हैं, जो रिडंडेंट है उनको हम हटा देंगे, मतलब एक ही रखेंगे। और अगर आपको लगता है कि कुछ नए आइडिया मिल गए तो उसको हम जोड़ देंगे, यानी कि इसकी जो फाइनल लिस्ट बनेगी उसमें अगर रिडंडेंट है तो एक ही बार लिखा जाएगा, कुछ ऐसा आइडिया जो इसमें है इसमें नहीं है उसको यहां जोड़ दिया जाएगा, लेकिन हम कुछ हटाएंगे नहीं, सब चीजें आएंगी इसमें। अभी इस समय में हम कुछ हटाएंगे नहीं। उसके बाद ये जो कंबाइंड लिस्ट है इसको हम बढ़ाएंगे, घटा भी सकते हैं, हो सकता है वर्ड इसके चेंज कर दें, क्योंकि हमको प्रॉपर बताना है कि हमारा सिस्टम जो सेफ होम सिस्टम है हम ये बनाने वाले हैं। हमारा एम क्या था इससे, हम ये चाहते थे कि जितने भी अटेंडेंस में लोग हैं, जितने भी लोग मीटिंग अटेंड करते हैं, वो लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, लिस्ट ऑफ सर्विसेज, लिस्ट ऑफ कंस्ट्रेंट, और जो जिसे आप परफॉर्मेंस भी कह सकते हैं, उस पे सबका कंसेंसस बन जाए, सब लोग एग्री कर जाए। राइट। अगर मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट या कोई एक सर्विस पे दोबारा डिस्कशन होना है, किसी और का ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो क्या हो सकता है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिनको ये काम करवाना है आपसे एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो लोग जो आपके पास आए हैं वो एक मिनी स्पेसिफिकेशन तैयार करेंगे। मतलब जो भी आप जिस पे डिस्कशन होना है, या तो उसका मिनी स्पेक तैयार कर लेंगे, एक छोटा सा एक डॉक्यूमेंट जिसमें उसके बारे में जानकारी होगी, या फिर वो यूज केस आप बना सकते हैं या उनको दिखा सकते हैं जिसमें वो ऑब्जेक्ट या कोई सर्विस इसमें काम कर रही हो, है ना, ये भी हो सकता है। तो मिनी स्पेक, जैसे अगर आप सेफ होम प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट मैं ले लेता हूं कंट्रोल पैनल, इसके बारे में क्या लिखेंगे। जैसे मान लीजिए जब ये लिस्ट तैयार हो गई और किसी पे फर्दर डिस्कशन होना है, इस लिस्ट में आपने एक चीज निकाली कंट्रोल पैनल, इस पे ज्यादा डिस्कशन होना है, तो इसका मिनी स्पेक्स कैसे बनने वाला है। तो मिनी स्पेक ऐसे होगा, इसी का ये मैं आपको बता रहा हूं कि कंट्रोल पैनल का मिनी स्पेक। ये देखिए, ये जो कंट्रोल पैनल है वो दीवार पे लगाया जाएगा, इसका साइज होगा 230 बाय 130 मिलीमीटर होगा, ये हो सकता है। कंट्रोल पैनल जो है वायरलेसली कनेक्ट होगा, यानी कि कोई वायर नहीं कनेक्टेड होंगे, वायरलेसली होगा। सेंसर जितने भी है वो वायरलेसली कनेक्टेड होंगे, पीसी से या मोबाइल से कनेक्टेड होंगे। और उसके बाद यूजर का जो इंटरेक्शन होगा यहां पर 12 कीज से होगा, ये जो 12 कीज आपको दिख रहे हैं 12 कीज से इसका इनका इंटरेक्शन होगा। यहां पर एक एलईडी होगी जो ओएलईडी होगी, और ये यूजर को फीडबैक देगी 75 बाय 75 मिलीमीटर की, और सॉफ्टवेयर आपको बताएगा कि क्या आएगा, वो आपको आवाज देगा या बीप देगा। इस तरीके की चीज यहां पर आप कंट्रोल पैनल के बारे में एक मिनी स्पेक्स बना सकते हैं, या फिर स्टेक होल्डर्स बना सकते हैं। अब ये हो गया। अब मिनी स्पेक्स जो है वो सारे के सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, यानी कि जिनका इसमें रोल अदा कर रहे हैं, जो डिस्कशन में है, उनको आप प्रेजेंट करेंगे, वो उसमें जोड़ेंगे, घटाएंगे, या फिर उसके बारे में और आगे डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये जो मिनी स्पेक होता है, इस पे कुछ चीजें निकल के आती हैं। जैसे नया ऑब्जेक्ट निकल सकता है कि भाई इस ऑब्जेक्ट के बारे में तो हमने बात ही नहीं की, ये ऑब्जेक्ट तो इसमें होना चाहिए, न्यू ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कोई सर्विसेज निकल सकती है, कोई कंस्ट्रेंट नया निकल सकता है, या परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट कि भाई हमको ये इतने सेकंड में चाहिए, इतने मिनट में चाहिए। तो जो चीजें रिजॉल्व नहीं हो पा रही है डिस्कशन में, उन इश्यू को अभी थोड़ा सा छोड़ दिया जाता है, लेकिन इसको मतलब हमेशा के लिए नहीं छोड़ा जाएगा, इसको बाद के लिए डिस्कशन के लिए रखा जाएगा। तो स्टेक होल्डर के कुछ सवाल हैं जिनको आपको जवाब देना ही पड़ेगा, और वो सवाल के जवाब होते हैं, कैन वी बिल्ड द सिस्टम। क्या स्टेक होल्डर ये बोलेगा, क्या हम स्टेक होल्डर आपसे सवाल पूछ रहा है, क्या ये सिस्टम बनाया जा सकता है सेफ होम वाला, क्या ये सिस्टम आप बनाने में केपेबल है। विल दिस डेवलपमेंट प्रोसेस अलाउ अस टू बीट अवर कॉम्पिटिटर्स टू मार्केट, यानी सेफ होम जैसे और प्रोडक्ट भी है मार्केट में, हमारा ऐसा क्या होगा या आप ऐसा क्या करेंगे जिससे हम मार्केट में अपनी धाक जमा सके। क्या आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं जिससे आप ये बना सकें, जो सिस्टम आप आगे बनाने की सोच रहे हैं हमारे लिए, उसको आप मेंटेन भी कर सकें। और क्या ये जो सिस्टम के परफॉर्मेंस आपने कहा है, सेकंड, मिनट या मिली सेकंड, ये सब यूजर के एक्सेप्टेंस से है, क्योंकि यूजर तो एक बॉडी है और हमारा जो सेंसरी सिस्टम है उसके लिए वो अच्छा होना चाहिए। क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, अब इसकी चर्चा हम करेंगे अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।